हालांकि यानान बिल्कुल नहीं आई। ईशा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने केवल एक छोटे शाखा प्रबंधक को भेजा जिसका शायद ठोस नींव भी नहीं था। क्या ये ईशा फैमिली को चिढ़ाना नहीं था? क्या शानदू को ईशा ग्रुप के साथ सहयोग की परवाह बिल्कुल नहीं थी? उस क्षण ईशा के दिमाग में अनगिनत विचार और संदेह कौंधे। उन्होंने यहाँ तक संदेह किया कि उन्होंने उस दिन यानान को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। यह इसलिए था क्योंकि यानान किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए। ये देखकर कि ईशा पूरी तरह से दंग थी, मासाहारू अपने दिल में हंस पड़ी। हालांकि उन्होंने अभी भी जानबूझकर पूछा, मिस ईशा, मिस ईशा। ईशा अपने भ्रम से बाहर निकली, लेकिन कैमरा की तेज चमक से उनकी आंखें सूख गईं। उन्होंने एक सख्त मुस्कान जबरदस्ती की और कहा, हाँ, हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कब शुरू करेंगे? याजिंग के पीछे खड़ा पुरुष ईशा के रवैया से असंतुष्ट लगता था, जैसे उसने ठंडे तरीके से पूछा। ईशा पुरुष के बाधा से दंग थीं। वह मंच के नीचे से रिपोर्टरों की अधीरता और गुस्सा महसूस कर सकती थीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, हस्ताक्षर समारोह शुरू होगा। ईशा जानती थी कि वह एक मुश्किल स्थिति में थीं। इतने सारे रिपोर्टरों के सामने क्या उन्हें अपना शिष्टाचार खोना और याजिंग से जोर से सवाल करना पड़ा? यानान अनुबंध पर हस्ताक्षर करने क्यों नहीं आईं? उन्होंने उस योजना का पालन क्यों नहीं किया जो उनके दिमाग में थी? उन्होंने पहले ही यानान का उपयोग करके एक बड़ा मामला बनाने और मीनेना कॉर्पोरेशन पर सीधे पलटवार करने की योजना बनाई थी। ईशा कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं थी। इतने दबाव के तहत समय पर नुकसान रोकना कम शर्मनाक विकल्प हो सकता है। ईशा, जिसने चुपचाप नुकसान उठाया, इरादा पत्र पर जोर से अपना नाम हस्ताक्षर किया। केवल इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें यह भी सोचना पड़ा कि भेड़ियों जैसे आर्थिक रिपोर्टरों के इस समूह को कैसे शांत किया जाए। हस्ताक्षर समारोह पूरा हो गया, लेकिन याजिंग अपने साथ लाए कुछ लोगों के अलावा कोई तालियां नहीं थीं। याजिंग गुस्से में नहीं थी और विनम्रता से ईशा का हाथ मिलाया। वह मुस्कुराई और कहा, भविष्य में मैं मिस ईशा का अधिक ध्यान रखूंगी। तुम्हारे साथ काम करके खुशी हुई। इस पल ईशा, जिन्हें सिरदर्द हो रहा था मासाहारू के तुम्हारा ध्यान रखूंगी और तुम्हारे साथ काम करके खुशी हुई शब्दों के पीछे का छिपा अर्थ नहीं समझ पाईं। बेशक रिपोर्टर जिन्होंने हस्ताक्षर समारोह के दौरान चुप रहने का चुनाव किया, वे ईशा या पूरे ईशा ग्रुप के लिए कवर करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। रिपोर्टर इतने स्मार्ट थे कि वे जानते थे कि जब उन्होंने उनके घिनौने और तुच्छ चेहरे देखे तो वे ईशा ग्रुप को नाराज नहीं कर सकते थे। इस तरह वे इवेंट के बाद ईशा ग्रुप के लिए चीज़ें मुश्किल कर सकते थे। वे यहाँ तक कि एक बड़ा मामला बना सकते थे। ये घिनौनी मौन समझ केवल पतले सदस्यों के जाने के बाद पूरी तरह से फूट पड़ी। मिस ईशा, तुमने अभी ऐसा नहीं कहा। हमने सुबह इतनी जल्दी दौड़कर क्यों आए, इसका कारण तुम्हारे शाखा कार्यालय प्रबंधक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए देखना नहीं था, ठीक है? चलो एक कदम पीछे हटते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अनुबंध की सामग्री इतने बड़े हंगामे के लायक है? सभी का समय कीमती है, ठीक है? तुम्हें आज मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। ये सही है। वह किस तरह की व्यक्ति है? तुमने हमें यहाँ लाने के लिए झूठ बोला, लेकिन ये पता चला कि तुम कुछ करने का ढोंग कर रही थी। शिक्षक यानान को एक गिमिक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भी। मुझे लगता है कि तुम सभी इतनी प्रसिद्ध होना चाहते हो कि तुम पागल हो गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि मीडिया मूर्ख है? मिस ईशा, हमने तुम पर केवल इसलिए विश्वास किया क्योंकि तुमने इतना गंभीर वादा किया। और परिणाम, क्या तुम हमें बस इतना दे रही हो? अगर मैं लिखने की हिम्मत करूं, तो क्या ईशा फैमिली सुनने की हिम्मत करेगा? तुम हमारा समय बर्बाद कर रही हो। ये हमारे समय की बर्बादी कैसे है? जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, वे बस हमें धोखा देने और खुद को मुफ्त प्रचार देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी जो किया वह एक लाइव प्रसारण था। मैं इसे कैसे बदलूं? क्रोधित मीडिया का सामना करते हुए ईशा ने कई बार बोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी तेज आवाज़ों ने उन्हें काट दिया। ईशा का चेहरा चिंता से लाल हो गया। उनकी अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि वह मुसीबत में फंस गई थीं। उनका दिमाग अभी भी पूरी गति से घूम रहा था, इस शर्मनाक स्थिति को हल करने का एक तरीका सोचने की कोशिश कर रहा था। ईशा ने मुख्य प्रवेश द्वार से चलकर आए और गहरी सांस ली। ईशा को गहराई से देखने के बाद उन्होंने नीचे बैठे आक्रोशित रिपोर्टरों की ओर मुड़े। उन्हें यहाँ तक महसूस हुआ कि उन्हें खुश होना चाहिए कि आज मौजूद मीडिया सभी एच सिटी के प्रसिद्ध आर्थिक समाचार पत्र थे। कोई भी अनैतिक या अनैतिक छोटे समाचार पत्र मिले नहीं थे। उस तरह की छोटी समाचार एजेंसी यहाँ दुनिया को अराजकता में देखने आए लगती थी। बाहर जाने के बाद वे बकवास लिखेंगे। उस समय पैसा मन की शांति नहीं खरीद सकता था। ईशा की आंखें लाल हो गईं जैसे उन्होंने अपने पिता को देखा। ईशा ने टेबल के नीचे अपने हाथ से उन्हें शांत होने का इशारा किया। ईशा की गणनाओं के कारण यह मैच ज़ारा की पूरी जीत के साथ समाप्त हुआ। उन्होंने न केवल शानदू के नाम के तहत ईशा ग्रुप के शेयरों में सफलतापूर्वक घुसपैठ की, बल्कि उन्होंने ईशा को एक सबक सिखाने के लिए अवसर का भी उपयोग किया।
ईशा के अहंकारी, बुद्धिमान और घमंडी व्यक्तित्व के साथ ये निम्न स्तर फिर भी शक्तिशाली तरीका सबसे अधिक प्रभावी था। नियंत्रण की मजबूत इच्छा वाले लोगों को सबसे अधिक असहनीय लगता था जब चीज़ें बार बार उनके नियंत्रण से बाहर हो जाती थीं। कुछ घंटों बाद ज़ारा और लीकिन एक साथ बैठे और इस तमाशे को देख रहे थे, अच्छे मूड में थे और कुछ और केक ऑर्डर किए। बेशक मुख्य कारण ये था कि लीकिन लालची था और अपनी बहन ज़ारा की खुशी का फ़ायदा उठाया। ज़ारा के होंठों के कोने हल्के घुमावदार हो गए। एक अच्छे मूड में उन्होंने लीकिन को धोखा देने से नहीं रोका। मैं कहता हूँ बहन ज़ारा, तुम इसमें बहुत अच्छी हो। ये व्यंग्यात्मक और शक्तिशाली दोनों है। हालांकि यह थोड़ा अश्लील है, प्रभाव उत्कृष्ट है। हा। जब मैंने ईशा का चेहरा देखा, जो ऐसा लगता था जैसे उसने गोबर खाया हो, तो मैं इसे एक इमोजी पैक के रूप में बचाना चाहता था। ये बहुत दिलचस्प है। ज़ारा ने लीकिन के मुंह से शब्द सुने और उदासीनता से उन पर नज़र डाली। उन्होंने टैबलेट पर खबर बंद करने के लिए अपना हाथ उठाया। अगर तुम बोल नहीं सकते तो जल्दी करो, ज़्यादा खाओ और अपना मुंह भरो। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले बैठने में बुरा नहीं लगेगा। मेरे लिए अनुवाद करो, अश्लील से तुम्हारा क्या मतलब है? इसे 4 तोले का उपयोग करके 1000 मन को विचलित करना कहा जाता है, ताकत का उपयोग करके ताकत का मुकाबला करना। अगर ईशा ने मेरा उपयोग करने का इरादा नहीं किया होता तो वह ऐसे एक सरल जाल में नहीं फंसती। लेकिन की आंखें वेटर ने अभी परोसे डेजर्ट पर टिकी हुई थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस ज़ारा को उनके लिए सर्वोच्च प्रशंसा और सम्मान व्यक्त करने के लिए एक अंगूठा दिया। भोजन कक्ष में दीवार घड़ी पर 3:30 से ज़्यादा हो चुका था। ज़ारा के बैग में फ़ोन बजा। उन्होंने इसे बाहर निकाला, इस पर नज़र डाली और फिर लीकिन पर अपनी उंगलियां चटकाईं। समय हो गया है, चलो। मुझे अभी भी अगले चेहरा थप्पड़ मारने वाले दृश्य के लिए जल्दी है। लीकिन ने एक छिपी कड़वाहट और दर्द के साथ ज़ारा को देखा। अंत में वह टेबल पर स्वादिष्ट भोजन को अलविदा कहने के लिए मजबूर थे। फ्रेशमैन के रिपोर्टिंग के पहले दिन सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी का प्रवेश द्वार सभी प्रकार की लग्जरी कारों से भरा हुआ था। ये विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी एक लंबे इतिहास और अंतहीन सुंदरता के साथ समय के अभिषेक के बाद भी गर्व से खड़ी थी। जोरावर गाड़ी चला रहा था, उत्साह से अपनी बहन को अकादमी का परिचय दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे 2 साल पहले जाने के बाद भी इस जगह के लिए उनकी भावनाएं थोड़ी भी कम नहीं हुई थीं। मैंने माँ से सुना कि तुमने अपना मेजर मुख्य विषय बदल दिया है। जैन ने गुजरती हुई कारों और पैदल चलने वालों को देखा और अपनी बहन को यूनिवर्सिटी की पहली मंजिल पर पार्किंग लॉट में लाया। ज़ारा ने कार की खिड़की के बाहर सुंदर स्कूल को देखा और सिर हिलाया। हाँ, मुझे नहीं लगता कि अर्थशास्त्र अब मेरे लिए बहुत मददगार है। मैं एक अधिक दिलचस्प मेजर आजमाना चाहती हूँ। जोरावर मुड़ा और अपनी बहन को देखा। तो तुम भविष्य में कला के मार्ग पर जाना चाहती हो। फिर तुम और तीसरे भाई में बहुत कुछ सामान्य होगा। मुझे उम्मीद है। मुझे लगता है कि मुझे अभिनय का एहसास पसंद है। ऐसा लगता है जैसे मैं अधिक अलग जीवन अनुभव कर सकती हूँ। जैसे ही ज़ारा बोली, उन्होंने मुड़ी और अपने दूसरे भाई को देखा। बेशक जोरावर अपनी बहन के चुनाव का समर्थन करेंगे। उन्होंने कार रोकी और मुस्कुराया। यह महान है। जीवन में सबसे मुश्किल चीज़ ये समझना है कि तुम क्या चाहती हो। मुझे विश्वास है कि तुम अपने लिए सही चुनाव करोगी। उनके दूसरे भाई अपने पिछले जीवन में जैसे गर्म और दयालु थे वैसे ही थे। वह हमेशा इतने कोमल और निर्धारित लगते थे। ठीक है, ख्वाब देखना बंद करो। हम पहले ही थोड़ी देर हो चुके हैं। अगर हमें और देर होती तो शिक्षक नॉक ऑफ काम खत्म हो जाते। जोरावर ने अपनी हल्की दंग बहन पर मुस्कुराया और उन्हें याद दिलाया। ज़ारा ने अपनी सीट बेल्ट खोली और एक मुस्कान के साथ कार से बाहर आईं। तो रास्ता दिखाओ मेरे मार्गदर्शक भाई। गर्म दोपहर की धूप पार्किंग लॉट की खिड़कियों से रिस गई जैसे ज़ारा की उदासी भरी यात्रा को रोशन करना चाहती हो। ज़ारा जोरावर के पीछे चली और सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी के परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट की एकेडमिक बिल्डिंग को ऊपर देखा। ये प्यारी थी और ज़ारा ने अपने पिछले जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। हल्की आह भरते हुए लड़की ने अपने पिछले जीवन की कुछ चीज़ों को याद किया। अचानक उनके दिल में एक आवाज़ गूंज उठी। ऐसा लगता था कि ज़ारा को आखिरकार वह मिल जाएगा जो वह चाहती थी। उनके प्रयासों से वह अपने पिछले जीवन के सभी पश्चाताप को सुलझा सकती थी। और ज़ारा का बदला आखिरकार सही रास्ते पर था। सामने चलते हुए जोरावर सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी में परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्स का परिचय जारी रखा। लंबे समय के बाद उनकी बहन ने जवाब नहीं दिया। वह ज़ारा की ओर मुड़े। ज़ारा, तुम क्या सोच रही हो? जब मैं तुमसे बात करता हूं तो तुम सहमत भी नहीं होती। ज़ारा अपने होश में वापस आई और जोरावर को ऊपर देखा। उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ समझाया, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं पिछली रात ठीक से नहीं सोई, इसलिए मैं थोड़ी थक गई हूँ। जब जोरावर ने यह सुना तो वह हंस पड़े और अपनी बहन की कलाई पकड़ी। ये बस कुछ कदम है। यह इतना थकाऊ कैसे हो सकता है? तुम बस आलसी हो। आओ, बड़े भाई को तुम्हें हाथ देने दो।
ज़ारा मुस्कुराई और अपने दूसरे भाई को उन्हें गलत समझने दिया। सुंदर जोरावर एक कोमल और शांत वरिष्ठ की तरह थे। वह मुस्कुराए और पीछे की लड़की की कलाई पकड़ने के लिए पहुंचे। धूप उनके पीछे खिड़की से चमक रही थी, जैसे यह उन दोनों के लिए एक कोमल फिल्टर था। अगर कैमरा इस दृश्य को रिकॉर्ड कर सकता तो यह एक उत्तम कैंपस जोड़ा ड्रामा होगा। जब शिक्षक बाईफैन जुमा और ईशा के पीछे ऑफिस से बाहर आए तो उन्होंने इस दृश्य को देखा। परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट के एक शिक्षक के रूप में बाईफैन ने अनगिनत सुंदर महिलाओं और सुंदर पुरुषों को देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी एक आश्चर्यजनक लड़की देखी। बाईफैन जोरावर को भी जानते थे। वह सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी के वित्त विभाग से 2 साल पहले स्नातक हुए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अब भी इंटरनेट पर उनके बारे में कहानियां हैं। दूसरी ओर जोरावर के पीछे की लड़की ने बाईफैन की आंखों को चमका दिया। ये जाना जाना चाहिए कि शिक्षक बाईफैन की आंखों को सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी की उग्र सुनहरी आंखें के रूप में जाना जाता था। वह किसी भी विभाग में किसी भी सुंदर महिला को जाने नहीं देंगे। बेशक शब्दों में कोई अपमानजनक अर्थ नहीं था, ये बस शिक्षक बाईफैन की प्रतिभा और सौंदर्य प्रेमी दिल पर आह भरना था। यो जोरावर, लंबे समय के बाद मुलाकात हुई। तुम्हें अपने अल्मा मातेर पूर्व विश्वविद्यालय का दौरा करने का समय कैसे मिला? बाईफैन अपने होश में वापस आए, अपने सामने छात्र पंजी को नीचे रखा और एक मुस्कान के साथ कहा। जोरावर की आंखों में जुमा और ईशा के पीछे चमक दिखाई दी। उन्होंने भी मुस्कुराया और अभिवादन किया, शिक्षक बाय। जैसे ही वह बोले, वह ज़ारा को देखने के लिए मुड़े और जारी रखा, मुझे अभी अभी तुमसे मिलने का अवसर मिला है। मैं अपनी बहन ज़ारा को परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर करने के लिए ला रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारी बहन है, वह बहुत सुंदर है। बाईफैन की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जोरावर की एक छोटी बहन होगी। वह केवल जानते थे कि उनका एक छोटा भाई था। ज़ारा ने उनके शिक्षक बाईफैन पर नज़र डाली और उनके पीछे जुमा और ईशा की अंधेरी और उदास अभिव्यक्तियों को अनदेखा कर दिया। उन्होंने हल्की मुस्कान दी और कहा, नमस्ते शिक्षक बाई, मैं ज़ारा हूँ। बाईफैन स्वाभाविक रूप से खुश थे जब उन्होंने लड़की को इतना विनम्र और गरिमापूर्ण देखा। मैंने छात्र भर्ती कार्यालय के शिक्षक से सुना था कि हमारी कक्षा में एक नई छात्रा आने वाली है और वह तुम हो। यह महान है। जैसे ही वह बोले, वह मुड़े और ऑफिस में वापस चले गए। अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए पहले प्रक्रियाएं सुलझाऊंगा, फिर हम एक साथ कक्षा में जाकर देखेंगे। वैसे वह सहपाठी कौन है? बाईफैन ऑफिस में चले गए और अभी याद आया लगता था कि जुमा और ईशा यहाँ थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, मेरा इंतज़ार करो। मैं ये खत्म करने के बाद तुम्हें छुट्टी के लिए पूछने के लिए प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगा। जुमा ने देखा कि बाईफैन उनके लिए कुछ करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक एक और बाधा दिखाई दी और यह वह व्यक्ति था जिससे वह सबसे अधिक नफरत करती थी। उनका चेहरा तुरंत डूब गया। ईशा, कोमल और समझदार, चुपचाप जुमा की आस्तीन खींच रही थीं। ईशा ने आज्ञाकारिता से सिर हिलाया और गर्मजोशी से मुस्कुराई। ठीक है शिक्षक बाई, तुम अपना काम जारी रख सकते हो। जुमा और मुझे वैसे भी जल्दी नहीं है। जब उन्होंने जुमा का नाम लिया तो उन्होंने जानबूझकर बिना किसी निशान के थोड़ा अधिक गंभीरता से कहा। वह जानबूझकर बाईफैन को कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही थीं। बाईफैन ने तुरंत जुमा और जोरावर पर ऊपर देखा और एक विषय ढूंढने की कोशिश की, तुम दोनों का उपनाम भी एक ही है, क्या संयोग है? ईशा और जुमा, जिनके पास बाईफैन के पीछे ऑफिस में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ने अचानक ऑफिस को फिर से जीवंत कर दिया। ईशा ने अपने सामने जोरावर पर नज़र डाली और एक मुस्कान के साथ जोड़ा, उनके केवल समान उपनाम नहीं हैं। जुमा और वरिष्ठ जोरावर चचेरे भाई बहन हैं। जैसे ही वह बोली, उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक विशेष व्यक्ति को बाहर कर दिया जिसका वह उल्लेख नहीं करना चाहती थीं। शिक्षक बाईफैन के मैं समझ गया अभिव्यक्ति को देखकर ईशा हल्के से मुस्कुराईं। जुमा ने ईशा को देखा, जो उनके बगल में थीं। उन्हें समझ नहीं आया कि ईशा बाईफैन के सामने जोरावर के साथ अपने रिश्ते का उल्लेख करने की पहल क्यों करेंगी। जुमा ने जोरावर और ज़ारा को देखा, जिन्हें उन्होंने लंबे समय से नहीं देखा था, और उन्हें बहुत असहाय और निराश महसूस हुआ। चूंकि उन्हें पिछले कुछ दिनों में जुमा द्वारा अस्पताल से ले जाया गया था, जुमा अपनी मां को अपने चाचा के परिवार और पुरानी मैडम से शिकायत करने के सभी तरीकों के बारे में बात करते हुए सुन रही थीं। उन्होंने इतना अधिक सुना था कि उनके कान लगभग कठोर हो जाएंगे। अब जब भी वह जोरावर और ज़ारा को देखती तो वह दूर छिपना चाहती थी क्योंकि वह परेशान थीं। इसके अलावा शिक्षक बाईफैन जैन फैमिली के मामलों के बारे में जानना नहीं चाहते थे। बेशक जुमा ईशा की छोटी चालों को नहीं समझती थीं। हालांकि वह थोड़ी चतुर थीं, ईशा जैसे एक व्यक्ति के सामने जो खुद को छिपाने में अच्छी थी, वह कुछ नहीं थी। अगर वह पर्याप्त अच्छी नहीं थी तो वह केवल उनकी अच्छी दोस्त ईशा के लिए एक झुंड बन सकती थी और उनके द्वारा इस्तेमाल की जा सकती थीं। ईशा जुमा की निराशा को कैसे नहीं जान सकती थी। हालांकि वह
वह जानबूझकर बाईफैंग के सामने दिखाना चाहती थीं कि वह जैन फैमिली के लोगों से बहुत परिचित थीं, खासकर कैपिटल यूनिवर्सिटी में एक समय के गौरवशाली और अब भी लोकप्रिय जोरावर के साथ। भाई जोरावर, क्या तुम पिछले बार जो हुआ उससे गुस्सा नहीं हो? जैसे ही ईशा बोली, उन्होंने जोरावर के चेहरे के भाव का अवलोकन करने की कोशिश की। ये देखकर कि उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने जारी रखा, पिछले बार जो हुआ वह एक गलतफहमी थी। मैं उस दिन बीमार थी और तुम्हें गुस्सा दिलाने का मेरा मतलब नहीं था। तुम मेरे जैसे एक रोगी के खिलाफ द्वेष नहीं रखोगे। क्या तुम मुझे इस बार माफ कर सकते हो? जोरावर ने ईशा की पीड़ित अभिव्यक्ति को देखा और अपनी भौहें सिकुड़ीं। यह महिला क्या करने की कोशिश कर रही थी? उन्होंने जो कुछ सार्वजनिक रूप से किया था उसे उठाने की हिम्मत की। ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। वह उस दिन जो कुछ हुआ था उससे शर्मिंदा या असहज नहीं लगती थी, जैसे ये बस एक मामूली मामला था। जोरावर एक पल के लिए रुका और ईशा के सवाल का जवाब देने का समय नहीं मिला। हालांकि ऑफिस में अन्य लोगों की नज़रों में वह और ईशा इतने मासूम नहीं लगते थे। ईशा बहुत दयनीय और नीच लगती थीं। क्या उन्होंने और जोरावर ने झगड़ा किया? अन्यथा वह सार्वजनिक रूप से वे शब्द क्यों कहेंगी और एक पुरुष से सार्वजनिक रूप से माफ़ी क्यों मांगेंगी? और वह लगातार उन्हें भाई और वरिष्ठ बुलाती रहीं। ज़ारा ने स्वाभाविक रूप से इन लोगों की आंखों में गपशप नहीं छोड़ी। बेशक वह ये भी जानती थी कि ईशा फिर से अपने दूसरे भाई में रुचि रख रही थीं। उनके दूसरे भाई शायद अब ईशा के खिलाफ सावधान थे, लेकिन इसने उन्हें सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई और जीवन में कुछ प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए अपने दूसरे भाई का उपयोग करने से नहीं रोका। हालांकि आज ज़ारा के आसपास होने पर उनकी छोटी चालें विफल होना तय था। मिस ईशा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम मेरे दूसरे भाई के इतने करीब लगती हो, लेकिन मैं वास्तव में उत्सुक हूँ, तुम्हारे पास ये चेहरा कैसे है? तुम बस एक लड़की हो, तुमने दूसरे दिन हुई इतनी घिनौनी चीज़ को उठाने की हिम्मत कैसे की? ज़ारा ने ईशा को ठंडे तरीके से देखा और एक आरामदायक और उत्सुक स्वर में पूछा। ज़ारा की आवाज़ इतनी तेज थी कि ऑफिस में सभी को सुनाई दी। ईशा घबरा नहीं पाई जब ज़ारा ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए मुंह खोला। उन्हें ठंडे तरीके से देखने के बाद उन्होंने कमज़ोर और पीड़ित होने का ढोंग किया और कहा, ज़ारा, मैं नहीं समझती कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैं भाई जोरावर से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरा दूसरा भाई एक सज्जन है और उन घिनौनी चीज़ों के बारे में तुमसे बहस नहीं करना चाहता है। मैं तुम्हें अधिक चतुर होने की सलाह देती हूँ, अन्यथा मुझे तुम्हें सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रसिद्ध बनाने में मदद करने में बुरा नहीं लगेगा। चूंकि तुम दूसरों के खिलाफ इतनी साजिश रचना चाहती हो, मैं सभी को दिखाऊंगी कि तुम किस तरह की व्यक्ति हो। ईशा को उम्मीद नहीं थी कि ज़ारा आज इतनी सीधी होंगी। इतने सारे लोगों के सामने उन्होंने अपनी छवि की परवाह बिल्कुल नहीं की। यह आक्रामक और क्रूर नज़र वास्तव में अपने भोजन की रक्षा करते हुए एक भेड़िए जैसी थी। उसी समय ईशा ये भी जानती थी कि ज़ारा को उनके खिलाफ कुछ था। अगर वह उनसे बहस जारी रखती तो यह उनके लिए बेकार होता। उनकी योजना व्यर्थ हो जाएगी, लेकिन ईशा निराश महसूस नहीं करती थीं। इसके बजाय उन्होंने सोचा कि यह ज़ारा के खिलाफ पलटवार करने का एक उत्कृष्ट अवसर हो सकता है। ईशा अभी भी नहीं जानती थी कि आखिरी व्यक्ति जिसके मन में ऐसे विचार थे, वह अभी भी अपनी छोटी चालों के कारण गड़बड़ी साफ कर रहा था। ईशा एक व्यक्ति थी जो जानती थी कि कब पीछे हटना है, लेकिन जुमा, जो उनके बगल में खड़ी थी, हार मानने को तैयार नहीं थी। ज़ारा के घमंडी शब्द सुनकर जुमा तुरंत नाखुश थीं। वह ईशा के सामने चलीं और कड़ाई से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम हमारे साथ क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ ज़ारा, मैं तुमसे नहीं डरती। तुम्हें सावधान रहना बेहतर होगा। जब ज़ारा ने जुमा की चेतावनी सुनी तो उनके होंठों के कोने धीरे धीरे एक मुस्कान में घुमावदार हो गए। हालांकि इससे पहले कि वह जुमा का खंडन कर पाती, उन्हें उनके दूसरे भाई ने बाधित किया। जोरावर, अपने शब्दों पर ध्यान दो। तुम मेरे सामने किससे सावधान रहने के लिए कह रही हो? ज़ारा ने पिछली बार रेस्टोरेंट में तुम्हारी जान बचाई। क्या तुम उनका एहसान चुकाने की योजना ऐसे बना रही हो? जोरावर ने त्योरी चढ़ाई और ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही वह बोला, वह ईशा की ओर मुड़े, जो पीड़ित और कमज़ोर होने का ढोंग कर रही थी, और उनकी आंखों में घृणा का एक भाव दिखाई दिया। मैं तुम्हें भी एक सलाह दूंगा, मिस ईशा। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। कृपया बिना किसी कारण के मुझसे मत चिपको। भविष्य में कृपया अपने शब्दों और कार्यों पर अधिक ध्यान दो। क्या ये ठीक है? जोरावर एक मूर्ख व्यक्ति नहीं था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ईशा के कार्यों में गणना की ऐसी एक परत होगी। हालांकि उनकी बहन के रिमाइंडर और लानवी में हुई घटना के बाद वह जानते थे कि यह लड़की उतनी सरल नहीं थी जितनी वह लगती थी। एक पुरुष और एक बड़े भाई के रूप में वह अपनी बहन को बार बार उनकी रक्षा करने कैसे दे सकते थे? जोरावर को लगा कि ऐसा एक क्रूर और घिनौना व्यक्ति असाधारण रूप से बचकाना और घिनौना था। यही वजह थी कि उन्होंने ऑफिस में इतने सारे लोगों की परवाह नहीं की और सीधे ईशा से वे अशिष्ट शब्द कहे।
सबसे पहले वह चीज़ों को एक बार और हमेशा के लिए ठीक करना चाहते थे ताकि ईशा उन्हें और परेशान न करें। दूसरा, वह शो देख रहे लोगों को अपना रवैया घोषित करना चाहते थे। वह भविष्य में और गपशप नहीं सुनना चाहते थे। अगर कोई और लड़की जोरावर के शब्द सुनती तो वह दुर्भाग्यपूर्ण और उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के बारे में महसूस करती। ये सुनने के बाद वे शायद आंसू में भाग जाते। हालांकि ईशा उस तरह की लड़की नहीं थी। उनकी आंखें लाल हो गईं और आंसू की बड़ी बूंदें स्वतंत्र रूप से गिर गईं। ईशा की शुरुआत में एक बहुत शुद्ध और आकर्षक उपस्थिति थी, लेकिन ये पीड़ित और दयनीय रूप ने तुरंत वहां मौजूद सभी पुरुषों की दया जीत ली। ईशा की अभिनय कौशल हमेशा उत्कृष्ट रही है। ज़ारा को हमेशा लगा था कि उन्हें अभिनय विभाग में होना चाहिए, न कि नृत्य विभाग में। प्रतिभा की क्या बर्बादी है। मुझे बस भाई जोरावर पसंद हैं, तुम्हें मेरे बारे में ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्या इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं कि तुम मुझे अनैतिक रूप से अपमानित कर सकते हो? ईशा की बड़ी आंखें आंसू और शिकायतों से भरी थीं, जैसे जोरावर वह कमीना था जिसने उन्हें छोड़ दिया था। लड़की की आवाज़ सिसकियों से दब गई थी जैसे उन्होंने रोना जारी रखा। मैं जानती हूँ, अधिक से अधिक मैं तुम्हें और पसंद नहीं करूंगी और मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। आखिरकार ऑफिस में किसी ने जोरावर के व्यवहार को सह नहीं सका। एक ठंडे चेहरे वाले एक लड़के ने जोरावर पर चिल्लाया, मैं कहता हूँ भाई, क्या तुम पुरुष हो? युवा महिला तुम्हें पसंद करती है। तुम्हें इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम शिष्टता से अस्वीकार करते तो मर जाते। ये सही है, मैं शुरुआत से ही इसे सह नहीं सका। क्या ये बदमाशी नहीं है? वह तुमसे अच्छी तरह से बात कर रही है और तुम्हारी माफ़ी मांगना चाहती है। क्या तुम अधिक उदार नहीं हो सकते और कुछ अच्छा नहीं कह सकते? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत आकर्षक हो कि जाने नहीं देते? छोटी लड़की, मत रो। यह इस तरह के पुरुष के योग्य नहीं है। बस उसे अनदेखा करो। भविष्य में बेहतर लोग होंगे। बाई फैन और ऑफिस में अन्य कई शिक्षकों ने देखा कि स्थिति सही नहीं थी और इसे शांत करने के लिए कई बार बाधा डालना चाहा, लेकिन वे दोनों पक्षों से लगातार आग से बाधित हुए। अब ये और भी बुरा था। ये युवा पुरुष पहले ही गर्म मिजाज के थे और अगर उन्होंने कुछ गलत कहा तो शर्मा जाएंगे। ऐसी एक अन्यायपूर्ण स्थिति का सामना करने पर उन्हें मदद करनी पड़ी। ये तो छोड़ो कि यह वीर सुंदरता को बचा रहा था। बाई फैन अचानक खड़े हुए और एक मजबूत आभा के साथ कहा, ठीक है, ठीक है। यह उनका अपना काम है, तुम छोटे बदमाशों से इसका क्या लेना देना है? अगर तुम नहीं समझते तो बाधा मत डालो, शांत रहो। बोलने के बाद उन्होंने सिसकती ईशा और टिशू के साथ उन्हें सांत्वना देती जुमा पर नजर डाली। शिक्षक बाई फैन को सिरदर्द महसूस हुआ। ये ईशा एक सरल चरित्र नहीं लगती थी, वह एक अच्छी अभिनेत्री थी। जोरावर ने खुद को परेशानी में डाल दिया था। ये सही है, परफॉर्मिंग आर्ट्स के एक प्रसिद्ध शिक्षक के रूप में शिक्षक बाई फैन ने पहले ही समस्या को देख लिया था। उनके जैसे एक शैक्षणिक वातावरण में जहां बहुत सारे सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं थीं, इस तरह की चीज बहुत होती थी। सुंदर महिलाओं और सुंदर पुरुषों के झगड़ने के बारे में बात करने की जरूरत नहीं थी। ये बस आंखों को खुश करने वाला था। हमारे शिक्षक बाई फैन बहुत जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि यह बस उतना ही परेशान करने वाला और चिड़चिड़ा था। सुंदर लोग भी बेईमान लोग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, उनके सामने वाला व्यक्ति एक नई नृत्य विभाग की छात्रा सुंदरी ईशा थी। बाई फैन ने कुछ छात्रों को देखा जो मजाक देखना चाहते थे, उन्हें उनके द्वारा रोक दिया गया था और ईशा को कुछ और शब्द कहने वाले थे, लेकिन ज़ारा ने पहले बोला। ज़ारा ने ईशा के लिए लड़ रहे लड़कों को मनोरंजन में देखा। उन्होंने अपनी भौहें उठाईं और हंस पड़ीं। एक सुंदरता को बचाने वाले वीर का कार्य अद्भुत है और सभी इसे करना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें पहले समझना होगा कि क्या ये सुंदरता बचाने के योग्य है। जब तुम प्राथमिक स्कूल में थे तो तुम सभी ने अपने निबंधों के लिए पूरे अंक पाए, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? उनमें से कुछ असंतुष्ट लगते थे जैसे उन्होंने सख्त चेहरों के साथ ज़ारा को देखा। ज़ारा ने अपनी बाहों को क्रॉस किया और बिना किसी कमजोरी के उन्हें देखा। उन्होंने व्यंग्य किया और कहा, इसका शाब्दिक मतलब वही है। तुम सभी जो मुंह बंद रखते हो पुरुष हो। तुम क्या चाहते हो? ये बस एक छोटा मामला है, इसे दिल पर मत लो। क्यों? अगर तुम नहीं बोलते तो क्या लोग सोचेंगे कि तुम गूंगे हो? तुमने केवल कुछ किताबें पढ़ी हैं और तुम यहाँ उपदेश देने आए हो। सौभाग्य से ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ। तुम मजाक देखकर खुश थे, लेकिन तुम केवल बात करके दूसरों को नैतिकता से अगवा करना चाहते हो। क्या दुनिया में ऐसी एक सरल और बेवकूफ़ी भरी चीज़ है? मेरे दूसरे भाई को तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा सिखाया जाने की ज़रूरत नहीं है। पुरुष होने में क्या गलत है? क्या एक पुरुष एक पीछा करने वाले को अस्वीकार नहीं कर सकता जिसे वह पसंद नहीं करता है? अपने गंदे विचारों को दूसरों पर मत थोपो। यह मत सोचो कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोच रहे हो। सिर्फ इसलिए कि तुम लोग उसे पसंद करते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे लोग अंधे होंगे कि उसे पसंद करें।
जब ईशा ने देखा कि ज़ारा ने उस व्यक्ति को डांटा जिसने उनकी रक्षा की थी, तो वह तुरंत आंसू में पलटकर जवाब देना चाहती थी। ज़ारा मुड़ी और उन्हें देखा, और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उन्होंने व्यंग्य किया और बाधित किया, क्या गलत है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में सभी को बता दूंगी? क्या तुमने कहा कि तुम मेरे दूसरे भाई को पसंद करती हो? और सभी के सामने तुमने एक दयनीय पीड़ित होने का ढोंग किया। जैसे ही ज़ारा बोली, उन्होंने अपनी भौहें हल्की सिकुड़ी जैसे वह थोड़ी भ्रमित थीं। लेकिन क्या जिस व्यक्ति से तुमने पिछली बार स्वीकार किया था, वह मेरे तीसरे भाई जैन नहीं था? मैंने तुम्हें उन पर आंखें मारते हुए देखा है। ओह यंगइंग। जैसे ही ज़ारा बोली, उन्होंने आखिरी ओह को खींचा जैसे उन्हें अचानक कुछ एहसास हुआ हो। उन्होंने हैरान होने का ढोंग किया और कहा, तो तुमने कहा कि तुम जैन फैमिली के लोगों को पसंद करती हो जब तुम उनसे मिलती हो? ज़ारा ने व्यंग्य किया और ईशा को तिरस्कार से देखा। एक अमीर पति के लिए एक चौड़ा जाल डालने का यह तरीका बुरा नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस प्रसिद्ध परिवार से आया। किनारे पर खड़े युवा पुरुष, जो अभी भी संकट में सुंदरी को बचाने के बारे में कल्पना कर रहे थे, अब सदमे में ज़ारा को देखते हुए उनके मुंह हल्के खुले थे। उनका मुंह एक मशीन गन की तरह था, सीधे पूरे दृश्य को साफ कर रहा था। जोरावर ने पहले अपनी बहन की ताक देखी थी, लेकिन आज का प्रदर्शन उनकी अपेक्षाओं से अधिक था। ज़ारा की जबान इतनी तेज थी कि वह अंधाधुंध हमला कर सकती थी। क्या वह जुगेजी की शब्दों की जंग की नकल करने की कोशिश कर रही थी? जोरावर के दिमाग में बहुत सारे अजीब विचार कौंधे। उन्हें लगा कि इस तरह वर्णन करना बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरे विचार पर उन्हें लगा कि यह उपयुक्त है। वह ज़ारा की लड़ने की ताक तक नहीं पहुंच सकते थे। टीचर बाइफैन, जो युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े थे, भी दंग थे। उन्होंने भ्रमित युवाओं पर नजर डाली और फिर ज़ारा को देखने के लिए मुड़े, जिन्होंने पहले राउंड के अंत की घोषणा की थी और पीछे हटने का आदेश दिया था। उनकी आंखें बेहद चमकदार रोशनी से चमक उठीं। ज़ारा ने कुछ महसूस किया लगता था और मिस्टर बाई को देखने के लिए मुड़ीं। उन्हें उनकी चमकीली आंखों में बड़े सुनहरे शब्द दिखाई दिए, जो थे, युवा महिला व पटु है। ज़ारा, क्या यह मिस्टर बाई भी एक मनमौजी व्यक्ति हो सकते थे? ऐसा एक विचार ज़ारा के दिमाग में चमका, लेकिन उन्हें जल्दी से ईशा और जुमा ने आकर्षित किया, जो हकला रही थीं और कुछ नहीं कह सकीं। ज़ारा, जुमा, हद मत पार करो। ईशा की भयानक आंखें लाल थीं। उनका छोटा चेहरा, जो दया पाने के लिए पीड़ित होने का ढोंग करने की कोशिश कर रहा था, अब ज़ारा की भयंकर लड़ने की ताक से सुअके जिगर का रंग हो गया था। ज़ारा ने व्यंग्य किया और जवाब दिया, बहुत ज़्यादा। मैं बस सच कह रही हूँ। जैसे ही वह बोली, उन्होंने दूरी में खड़े कुछ लड़कों पर नज़र डाली, जो उनके शब्दों से भी लाल हो गए थे। तुम लोग तर्कसंगत और वफादार होना पसंद करते हो, और मैंने जो कहा वह अनुचित नहीं है। क्या कोई और चीज़ है जिससे तुम सहमत नहीं हो? मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगी। जब इन लोगों ने देखा कि ज़ारा इतनी शक्तिशाली थी, तो वे स्वाभाविक रूप से नहीं समझेंगे अगर उन्होंने नहीं जीता। इसके अलावा ये स्पष्ट था कि उनके बगल में शिक्षक बाइफैन उनकी रक्षा कर रहे थे। अगर उन्होंने परेशानी पैदा करना जारी रखा तो मामला और बिगड़ जाएगा। अंत में इसे साफ करना आसान नहीं होगा। उन्होंने शुरुआत में ईशा के लिए बोलना चाहा, लेकिन किसने सोचा होगा कि वे एक और सुंदर महिला को नाराज कर देंगे। जुमा ईशा के बगल में खड़ी थी और पलटकर जवाब देना चाहती थी, लेकिन ईशा ने लाल आंखों से उनकी आस्तीन खींची। उन्होंने जुमा को पीड़ित रूप से देखा और दबी आवाज में कहा, चलो इस जगह को छोड़ दें जुमा। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। जुमा जानती थी कि ईशा ने इतना बड़ा अन्याय सहा है और वह बहुत दुखी होंगी। दिल का दर्द महसूस करने के अलावा वह ज़ारा पर गुस्सा थी कि उन्होंने उन्हें धमकाया। उन्होंने ज़ारा की ओर इशारा किया और ठंडे तरीके से धमकी दी, तुम इंतज़ार करो ज़ारा, मैं इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। ज़ारा के जवाब का इंतज़ार किए बिना वह ईशा के साथ चली गईं। शिक्षक बाइफैन, जो किनारे पर खड़े थे और इस तमाशे को इतनी जल्दी खत्म होते हुए देखा, हल्की आह भरी। उन्होंने सोचा कि अगर वे शो खत्म करना चाहते थे तो ये ठीक था, लेकिन उन्हें इस हलचल के कारण सिरदर्द हुआ था। ये ईशा और जुमा भी साधारण लोग नहीं थे, और ज़ारा, जिसने सीधे लोगों के एक समूह को डांटा और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया, बस एक सुपर बहस प्रतिभा थी। शिक्षक बाइफैन ने हमेशा प्रतिभाओं को संभाल कर रखा था, और ऐसे एक अच्छे संसाधन को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। क्या अकादमी के पहले वर्ष के छात्रों को भी एक बहस टीम बनाने की ज़रूरत नहीं थी? उन्हें ज़ारा जैसी एक प्रतिभा चाहिए थी। शिक्षक बाइफैन, जिनके विचार बहुत सक्रिय थे, उन्होंने ज़ारा का बुलाना भी नहीं सुना। वह केवल ज़ारा द्वारा अपनी आवाज़ उठाने के बाद होश में वापस आए। क्या गलत है? ये देखकर कि मिस्टर बाय अपने होश में वापस आ गए थे, ज़ारा मुस्कुराई और उन्होंने अभी अभी जो कहा था उसे दोहराया, मुझे माफ़ करना मिस्टर बाय। ये पहला समय है जब हम मिले हैं और हमने पहले ही ऐसी एक स्थिति का सामना किया है। वह ईशा बहुत ज़्यादा है। मेरे दूसरे भाई ने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह अभी भी संभव होने पर आ जाती है।
वह हमें इतना परेशान कर रही है। मुझे माफ़ करना। ज़ारा को लगा कि बाईफैन, एक प्रत्यक्ष शिक्षक के प्रति विनम्र होना आवश्यक था। आखिरकार वह थी जिन्होंने अभी उनके ऑफिस में हलचल मचाई थी। हालांकि वह ईशा, जुमा और उन कुछ लोगों को निशाना बना रही थी जिन्होंने उनके दूसरे भाई से घमंड से बात करने की हिम्मत की, शिक्षक बाईफैन ने कभी नाराज़ नहीं किया। ये सुनकर बाईफैन को लगा कि ज़ारा एक अच्छी बच्ची थी। वह सभ्य और विचारशील थी और वास्तव में बहुत प्यारी थी। भूल जाओ, यह कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही वह बोले, उन्होंने टेबल पर दस्तावेज ज़ारा को सौंपा। मैंने पहले ही तुम्हारा दाखिला सुलझा लिया है। अगर तुम छात्रावास जाना चाहती हो तो तुम जोरावर को तुम्हें वहां ले जाने के लिए कह सकती हो। लड़कियों के छात्रावास का ब्लॉक F नए छात्रों का है। जब तुम वहां जाओगी तो कोई तुम्हारी व्यवस्था करने में मदद करेगा। ये सही है, कल सुबह अकादमी में इकट्ठा होंगे। इस बैच के नए छात्र स्कूल और सेना से 20 दिनों का सैन्य प्रशिक्षण लेंगे। बाईफैन ने अभी बोलना खत्म किया था और ज़ारा को सहमत होने का भी मौका नहीं मिला था जब जोरावर, जो किनारे पर खड़ा था, ने पहले कहा। 20 दिन, उन्होंने आश्चर्य में पूछा। अकादमी का सैन्य प्रशिक्षण इस साल इतना लंबा क्यों है? पिछले साल ये केवल 10 दिन नहीं था। और तुम जो कह रहे हो उससे ऐसा लगता है जैसे यह अकादमी और सेना के बीच एक समझौता है। बाईफैन ने अतिरंजित ढंग से अपने हाथ फैलाए और एक समान निःशब्द अभिव्यक्ति के साथ कहा, तुम भी सोचते हो कि यह अनुचित है ना? मैं देखता हूं कि अकादमी में उन बूढ़े लोगों का दिमाग हर साल खराब हो रहा है। उनके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है। पूरा ऑफिस दबी हुई हंसी से भरा हुआ था। केवल शिक्षक बाईफैन जैसा एक सक्षम व्यक्ति ही स्कूल के फैसले को सीधे डांटने की हिम्मत करेगा। इन सब के उकसाने वाले के रूप में ज़ारा केवल अपने शिक्षक और अपने भाई के पीछे खड़ी हो सकती थी, अच्छा व्यवहार करने का ढोंग करती, जैसे उन्हें कुछ नहीं पता था। जोरावर ने मिस्टर बाई को देखा और असहाय ढंग से मुस्कुराया। हालांकि वह स्कूल की व्यवस्था से निःशब्द था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह केवल इसे स्वीकार कर सकता था। उन्होंने मुड़कर अपनी बहन को एक नज़र दी जिसने कहा, शुभकामनाएं। दूसरा भाई विश्वास करता है कि तुम ये कर सकती हो। जैसे ही वह बोला, उन्होंने वापस बाईफैन को देखा और हंस पड़े। आज के लिए धन्यवाद मिस्टर बाई। मैं अपनी बहन को पहले अपार्टमेंट की जगह देखने के लिए लाऊंगा। बाईफैन ने सिर हिलाया, जोरावर और ज़ारा को देखा और एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो तुम लोगों को जल्दी करनी चाहिए। थोड़ी देर और शिक्षक काम खत्म कर देंगे। जब ज़ारा ने ये सुना तो उन्होंने भ्रमित होने का ढोंग किया और पूछा, मिस्टर बाई, मेरा एक और सवाल है। क्या जुमा ने अभी छुट्टी नहीं चाहती थी? क्या हमारी अकादमी का सैन्य प्रशिक्षण एक ऐसी जगह है जहां तुम जब चाहो तो छुट्टी ले सकते हो? बाईफैन दंग थे। हालांकि यह सच था, लेकिन इतना सीधे कहना अच्छा नहीं था। ये सुनने में अच्छा नहीं लगा। बाईफैन मुस्कुराए और समझाया, तुम ऐसा नहीं कह सकती। स्कूल के अपने नियम हैं। पहले वर्ष का सैन्य प्रशिक्षण छात्र के स्नातक फाइल और सेमेस्टर्स को मूल्यांकन में दर्ज किया जाता है। तुम बस नहीं कह सकती कि तुम भाग नहीं लेना चाहती। बेशक, अगर छात्र के विशेष परिस्थितियां हों तो हमारा स्कूल अभी भी छात्र की सुरक्षा पर विचार करेगा। जैसे ही वह बोले, उन्होंने ज़ारा को सिर हिलाते हुए देखा, इसलिए उन्होंने जोड़ा, मेरे पास एक छात्र के लिए छुट्टी के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं है। अधिक से अधिक मैं उसे वहां ले जाऊंगा और उसे सैन्य प्रशिक्षण के प्रभारी व्यक्ति से बात करने दूंगा। ये प्रक्रिया है। तो तुमने जो कहा कि वह जब चाहे छुट्टी ले सकती है, वह संभव नहीं है। ओह, मैं समझ गई। तो मैं आराम कर सकती हूँ। ज़ारा आज्ञाकारिता से मुस्कुराई। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपने दादाजी से मदद मांगने में इतनी मेहनत की थी। वह इस सैन्य प्रशिक्षण का उपयोग जुमा, ईशा और ईशा को प्रशिक्षित करने के लिए चाहती थी, जिन्हें वह सबसे अधिक मूल्यवान और पसंदीदा मानती थीं। शो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। वह किसी को बीच रास्ते में चाल चलने की कोशिश करने और सैन्य प्रशिक्षण सम्मेलन में भाग न लेने की अनुमति कैसे दे सकती थीं? बेशक, वह असंभव था। सौभाग्य से सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी में ऐसी एक विकृत और कठोर छुट्टी लेने की प्रणाली थी। अन्यथा उन्हें खुद एक तरीका ढूंढना पड़ता। मामले को सुलझाने के बाद ज़ारा और उनके दूसरे भाई ने शिक्षक बाईफैन को विदाई दी। जैसे ही वे परफॉर्मिंग आर्ट्स संकाय भवन से बाहर निकले, उनका सामना ईशा से हुआ, जो उनकी दिशा में चलकर आ रही थी। यह नहीं था कि दुश्मन नहीं मिलते। दुश्मन हमेशा एक संकीर्ण सड़क पर मिलते हैं। यहाँ तक कि ज़ारा भी आह भरना चाहती थी। क्या संयोग है! जब ईशा ने ज़ारा को देखा तो उनकी कोई विशेष अभिव्यक्ति नहीं थी। उनकी आंखों में ज़ारा बस एक शत्रु कंपनी के सीईओ की गोद ली हुई बेटी थी। उनके पास कुछ क्षमता हो सकती है, लेकिन उन्होंने वास्तव में कभी ज़ारा को अपना दुश्मन नहीं माना। उन्हें अभी भी लगता था कि ज़ारा पर्याप्त योग्य नहीं थी। जब जोरावर ने ईशा को देखा तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन्हें एक अच्छा चेहरा नहीं दिया।
बेशक वह जानते थे कि ईशा ईशा की इकलौती बेटी थीं। ये पिता और बेटी की जोड़ी मीन एना ग्रुप के प्रतिद्वंद्वी थे। उस दोपहर एच सिटी की आर्थिक खबरों में ईशा के अनुबंध हस्ताक्षर समारोह का तमाशा भी प्रसारित हुआ। ये सोचकर जोरावर को खुशी महसूस हुई। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि श्यान दू ईशा ग्रुप के साथ सहयोग क्यों कर रहा था। उन्हें ईशा ग्रुप को पीड़ित देखकर खुशी हुई। शहर के आर्थिक रिपोर्टर द्वारा उपयोग किए गए शब्दों का चुनाव और स्वर दोस्ताना नहीं लगा। ऐसा लगा कि वह गुस्से से भरा था। इस बार ईशा ग्रुप ने न केवल इज्जत खोई, बल्कि उन्होंने समाचार रिपोर्टरों के एक समूह को भी नाराज किया। ये दोनों पक्षों के लिए अच्छा नहीं था। दूसरे युवा मास्टर जोरावर ने समाचार उद्योग में कुछ दोस्तों से भी सुना था कि ईशा ऐसी स्थिति होने के बाद भी शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उनका भाव ऐसा था जैसे उन्होंने गोबर खाया हो और वे उन पर हंसना चाहते थे। ईशा फैमिली के छोटे विचारों ने उन्हें थोड़ा मूर्ख लगाया। अगर तुमने ये किया और यह प्रभावी था तो लोग स्वाभाविक रूप से उनसे सहमत होंगे। लेकिन उनकी विफलता थोड़ी मज़ेदार थी, इसलिए तुम दूसरों को तुम पर हंसने के लिए दोष नहीं दे सकते। हालांकि जोरावर ईशा फैमिली के लोगों को नीचा देखता था। वह किनारे पर लोगों जैसा नहीं होगा, उनके लिए चीज़ें मुश्किल करना और सड़क पर उनका मजाक उड़ाना। सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी के नए अर्थशास्त्र विभाग के छात्रों को परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट भवन में पंजीकरण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनकी शिक्षण भवन का कुछ समय पहले नवीनीकरण किया गया था और फिलहाल उपयोग नहीं किया जा सकता था। उन्होंने इसे सबसे करीब के परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट भवन में बदल दिया। इस विभाग के छात्रों के पास हर दिन सबसे खाली समय था और वे सभी प्रकार की खबरों और गपशप पर ध्यान देना पसंद करते थे। वे वह भी थे जो दुनिया को सबसे अधिक अराजकता में चाहते थे। अब जब उन्होंने ईशा खबरों में शामिल व्यक्ति को देखा तो वे उत्साहित क्यों नहीं होंगे। क्या ये ईशा फैमिली की युवा महिला नहीं है जो आज एच सिटी आर्थिक खबरों में थी? क्या तुमने अपने परिवार की गड़बड़ी साफ कर दी है? तुम क्या सोचती हो, स्टार बनना अच्छा नहीं लगता? मेरे पिताजी ने कहा कि ईशा ग्रुप ने इस बार इज्जत खो दी। उन्होंने ऐसी एक मूर्ख चाल चली। लेकिन अगर तुम ये कहती हो कि यह मिस ईशा की योजना है तो मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता। आखिरकार तुम व्यावसायिक शकल में एक नई सीखने वाली हो। मूर्ख होना सामान्य है। हा हा हा। ईशा ने उदासीनता से इन धनी युवा मास्टरों और महिलाओं को देखा जो उनका मजाक उड़ा रहे थे और उनकी परवाह न करने का ढोंग किया। इन बच्चों और हास्यास्पद लोगों का सबसे अविश्वसनीय गर्व केवल उनकी मौखिक खुशी थी। उनके लिए कोई वास्तविक नुकसान नहीं था। यह एकमात्र तरीका था जिससे ईशा अपने दिल में हिंसक गुस्से और शाप देने की इच्छा को दबाने के लिए खुद को सांत्वना दे सकती थीं। उन्होंने केवल एक गलती और एक छोटी सी त्रुटि की थी। इन बेकार लोगों को उन्हें आंकने का क्या अधिकार था? क्या तुम लोग खत्म हो गए? क्या तुम जानते हो कि तुम अभी कैसे दिखते हो? एक गहरी पुरुष आवाज़ अचानक उनके पीछे से आई। ज़ारा ने अपना सिर घुमाया। किसने कहा कि यह गौरव था? उनके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने इसे इतनी समझदारी से किया था कि उनके बगल में जोरावर ने भी नोटिस नहीं किया। ज़ारा ने सोचा, यह अच्छा है कि यह व्यभिचारी जोड़ा एक साथ आया। यह मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से बदला लेने की परेशानी बचाता है। हालांकि गौरव की वीरतापूर्ण मुद्रा अभी भी उतनी ही पुराने जमाने की और अशिष्ट थी। ये तो छोड़ो, इसमें कुछ भी नया नहीं था। ये चिकना और घिनौना था। तुम गांव के प्रवेश द्वार पर दूसरों की गपशप करने वाली बूढ़ी चुड़ैलों जैसे हो। इतने सारे लोग एक जूनियर को धमका रहे हैं, वह किस तरह की क्षमता है? तुम सभी इतने खाली हो। क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर दिया है? गौरव बहुत धीरे से चलकर आया, एक अकेले कछुए की तरह। उन्होंने सोचा कि वह सुंदर थे। ज़ारा ने अपना सिर नीचे किया और हल्के से मुस्कुराई। जब उन्होंने अपने अतीत और वर्तमान जीवन के बारे में सोचा तो उन्हें यह थोड़ा विडंबनापूर्ण और हास्यास्पद लगा, क्योंकि उनके पिछले जीवन में इस चाल से गौरव द्वारा बचाया और पकड़ा गया व्यक्ति खुद ज़ारा थी। इस विचार पर ज़ारा वापस अतीत में जाना चाहती थीं, खुद को पकड़ना और खुद को जगाना चाहती थीं। वह देखना चाहती थीं कि यह गौरव, जो सतह पर दयालु लेकिन स्वार्थी और क्रूर था, कितना घिनौना था। जब जोरावर अपनी बहन को देखने के लिए मुड़ा तो उन्होंने एहसास किया कि ज़ारा के साथ कुछ गलत था। उन्होंने धीरे से कहा, क्या गलत है ज़ारा? तुम क्या सोच रही हो? ज़ारा अपने होश में वापस आई और अपने भाई पर मुस्कुराईं। उन्होंने इन दो घिनौने लोगों को और नहीं देखना चाहा। चलो चलते हैं, दूसरे भाई। जब गौरव चलकर आए, उन्होंने इन लोगों को ईशा को घेरकर और बकवास करते हुए देखा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने जैन भाई बहन को भी, जो ज्यादा दूर नहीं खड़े थे और शो देख रहे थे, निर्दयी और अमित्र जूनियर्स के रूप में वर्गीकृत किया। तुम दोनों वहां खड़े रहो और हिलो मत। जब तक मैं बोलना खत्म नहीं करता तुम नहीं जा सकते। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सम्मान नहीं है, तुम्हारे वरिष्ठ? महिला सहपाठी को डांटने के बाद तुम माफी मांगे बिना जाना चाहते हो? गौरव ने जोरावर और ज़ारा की पीठ को देखा और चिल्लाया। उन्होंने उन्हें नए छात्रों की तरह देखा जिन्हें धमकाना आसान था।
जोरावर ने त्योरी चढ़ाई और मुस्कुराया। जब उन्होंने वापस गौरव को देखा तो उन्होंने कहा, तुम किसके वरिष्ठ हो? ये तो छोड़ो कि तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। तुम्हारी आंखें नहीं हैं। क्या तुमने हमें उसे धमकाते हुए देखा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो? तभी गौरव को एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को वह डांट रहा था वह जोरावर था। वह एक पल के लिए दंग रह गया, फिर अजीब ढंग से मुस्कुराया और कहा, वरिष्ठ जोरावर तुम हो? मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। मैंने सोचा कि तुम उनकी तरह हो, छोटी लड़की को एक साथ धमका रहे हो। मुझे माफ़ करना वरिष्ठ, तुम काम पर वापस जा सकते हो। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वह ज़ारा को देखने के लिए मुड़े और दंग थे। उनकी हल्की चौड़ी आंखें ज़ारा के सुंदर चेहरे से भरी थीं। ज़ारा की आभा भी बहुत उत्कृष्ट थी। वह इस पूरे समय ईशा और जोरावर का अवलोकन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने नोटिस नहीं किया कि जोरावर के बगल में ऐसी एक सुंदर लड़की थी। यह महसूस करते हुए कि गौरव की आंखें सामान्य नहीं थीं, जोरावर अपनी बहन के सामने खड़ा हो गया और कहा, तुम क्या देख रहे हो? अपनी कुत्ते की आंखें बंद रखो और वह मत देखो जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए, समझते हो? ज़ारा ने अपना सिर उठाया और अपने दूसरे भाई को देखा। उन्हें महसूस हुआ कि गौरव के प्रति उनका रवैया अमित्र था, जब वे पहली बार मिले थे उससे अलग। जोरावर के बोलने के बाद उन्होंने गौरव को ठंडे तरीके से देखा, मुड़े और ज़ारा के साथ चले गए। ज़ारा की आकृति पूरी तरह से ओझल होने के बाद गौरव ही होश में वापस आए। उन्होंने घमंड से सनस की जैसे उन्होंने उन कुछ जूनियर्स को देखा जिन्होंने ईशा को घेर लिया था और पहले उनका मजाक उड़ाया था, अब एक अवसर ढूंढकर भाग रहे थे। उन्होंने ईशा को देखा जो अकेली बची थी और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम ठीक हो? उन बच्चों के स्तर तक मत गिरो, वे बहुत बचकाने हैं, उनकी बातों को दिल पर मत लो। अगर ज़ारा भी अपने पिछले जीवन की यादों को दूर कर देती तो इस जीवन में गौरव अभी भी एक अच्छा व्यक्ति होगा जो अन्याय देखने पर मदद करता। गौरव की छवि इतनी खराब नहीं थी। हालांकि वह 3 जैन भाइयों जितना सुंदर नहीं था, उसकी एक गरिमापूर्ण उपस्थिति थी और वह जानता था कि चीज़ें कैसे करनी हैं, खासकर जब वह सभी प्रकार की लड़कियों के प्रति कोमल और विचारशील था, जिसका विरोध कुछ लड़कियां ही कर सकती थीं। उनके पिछले जीवन में ज़ारा में प्यार की कमी थी और वह मासूम और प्यारी थी। वह गौरव की विरोधी कैसे हो सकती थी? गौरव के लिए ज़ारा को अपने प्यार में फंसाने में सक्षम होना वह बेकार नहीं था। उदाहरण के लिए ईशा को लो। हालांकि वह अच्छे मूड में नहीं थी, जब उन्हें एक वीर और कोमल वरिष्ठ का सामना करना पड़ा जिसने उनके लिए बात की, तो वह कुछ क्यों नहीं महसूस करती। ईशा ने गौरव को देखा और मुस्कुराई, मेरे लिए बोलने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। वे बहुत दूर चले गए। अगर तुम दिखाई नहीं देते तो मुझे नहीं पता होता कि क्या करना है। गौरव उनके शब्दों पर हंस पड़े, उदार और कोमल होने का ढोंग करते हुए कहा, जब तक तुम ठीक हो बस यही महत्वपूर्ण है। तुम किस विभाग से हो? क्या तुम रिपोर्ट करने जा रही हो? ईशा ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, मैं ईशा हूँ, वित्त विभाग से एक नई छात्रा। मैं वास्तव में यहाँ रिपोर्ट करने आई हूँ। यह ऐसा है, मैं संगीत विभाग के 3रे साल से गौरव हूँ, मिलकर खुशी हुई। गौरव ने ईशा को ऊपर जाने का संकेत देने के लिए हाथ उठाया। फिर उन्होंने जारी रखा, तो जल्दी करो और ऊपर जाओ। तुम इतनी देर से आई और शिक्षक जल्द ही जा रहे होंगे। क्या तुम्हें कक्षा तक जाने का रास्ता पता है? क्या मुझे तुम्हें ऊपर ले जाने में मदद करने की ज़रूरत है? ईशा ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि वह रास्ते से परिचित नहीं थी। उन्होंने उत्साही और धूप वाले गौरव को देखा और मुस्कुराईं। शर्मिंदा होकर उन्होंने कहा, मैं इस जगह से परिचित नहीं हूँ। वरिष्ठ, अगर तुम व्यस्त नहीं हो तो क्या तुम रास्ता बता सकते हो? समय के पहिए लुढ़क गए थे और यह केवल एक पुनर्जन्म हुई ज़ारा के कारण अपना रास्ता और दिशा नहीं बदलेगा। वह उन लोगों से मिलेंगी जिनसे उन्हें मिलना चाहिए और जिन लोगों के साथ उन्हें जुड़ना चाहिए, वे समय की लंबी नदी में पूरा हो जाएगा। जब उन्होंने गौरव को देखा, ज़ारा थोड़ी चौंक गईं। उन्होंने सोचा कि उनके पहले किए गए काम के बाद गौरव का भाग्य बदलना शुरू हो गया था। हालांकि गौरव अभी अभी अचानक दिखाई दिए। उनकी चोटें अब तक ज़्यादातर ठीक हो गई होंगी और वह सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी में कक्षाओं में भाग लेने के लिए लौट आए थे। वह ईशा से भी फिर मिले। उन्होंने अपने पिछले जीवन में जो कुछ हुआ था उसका ज़्यादा हिस्सा नहीं छोड़ा था। ज़ारा अपने भाई के साथ सामने की यात्री सीट पर बैठी थी और उनकी भौहों में एक मामूली गंभीरता थी, जैसे उनके दिमाग में कुछ था। जोरावर ने नोटिस किया कि उनकी बहन के साथ कुछ गलत था और पूछा, ज़ारा तुम्हें क्या हुआ है? मैंने अभी जब तुम्हें देखा तो मुझे कुछ गलत महसूस हुआ। क्यों? क्या तुम उस व्यक्ति को जानती हो? ज़ारा अपने होश में वापस आई और अपने दूसरे भाई को देखा। उन्होंने सहज रूप से पूछा, कौन है? मेरा मतलब है, क्या तुम उस गौरव को जानती हो? जब तुम उसे देखती हो तो तुम्हें बुरा क्यों महसूस होता है? जोरावर ने समझाया। ज़ारा दंग थीं। ये केवल तभी था जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी कुछ भावनाएं प्रकट कर दी थीं। यह इतना स्पष्ट था कि उनके दूसरे भाई ने भी इसे नोटिस किया था। उन्होंने सिर हिलाया और हंस पड़ीं।
मैं उसे नहीं जानती, मैं ईशा को नहीं देखना चाहती। जिस पल मैंने उसे देखा मुझे याद आया कि ईशा ग्रुप ने हमारी कंपनी के साथ क्या किया। जोरावर हंस पड़ा और धीरे से कहा, गुस्सा होने के लिए क्या है? मेरे विचार में ईशा ग्रुप पिताजी का मुकाबला नहीं है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने कुशलता से कैंपस के चारों ओर स्टीयरिंग व्हील घुमाया और छात्रावास की सड़क पर मुड़ गए। गाड़ी चलाते हुए उन्होंने कहना नहीं भूला, हालांकि बाहरी दुनिया पिछले 2 दिनों से अफवाहों से भरी हुई है कि शायनदू ईशा ग्रुप में निवेश और सहयोग चाहता है, लेकिन मुझे लगता रहता है कि कुछ ठीक नहीं है। शायनदू हमेशा गर्वित और अहंकारी रहा है, वह ईशा फैमिली जैसी चीज को कैसे पसंद कर सकता था? भले ही शायनदू अपने व्यावसायिक क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है, ईशा ग्रुप से बेहतर विकल्प काफी नहीं है। क्या हमें मीन को ईशा फैमिली को स्थिर और मजबूत होने की जरूरत नहीं है? मुझे नहीं पता कि शायनदू के उच्च अधिकारी क्या सोच रहे हैं। ज़ारा ने चुपचाप अपने दूसरे भाई की शिकायतों को सुना। उन्हें थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ क्योंकि वह कंपनी की प्रभारी नेता थीं। ज़ारा को उम्मीद नहीं थी कि उनके दूसरे भाई उनके बारे में शिकायत करना शुरू कर देंगे। वह असहाय ढंग से मुस्कुराई लेकिन जोरावर को जवाब नहीं दिया। उन कुछ मिनटों में जब जोरावर ने शिकायत की, वे पहले ही लड़कियों के छात्रावास पहुंच चुके थे। जोरावर को कार पार्क करते हुए देखकर ज़ारा ने दरवाज़ा धकेलकर बाहर निकली। उन्होंने सुंदर छात्रावासों को ऊपर देखा। लीकिन ने दूर से ज़ारा को देखा और कुछ कदमों में चलकर आए। उन्होंने एक साफ आवाज़ में पुकारा, बहन ज़ारा। जोरावर ने अपनी कार की चाबियां पकड़े हुए कार से बाहर निकला। उन्होंने लीकिन को ऊपर देखा और एक उलझन भरी नज़र के साथ ज़ारा की ओर मुड़े, पूछते हुए, ये कौन है ज़ारा? ज़ारा ने लीकिन को एक फीकी मुस्कान के साथ देखा और जोरावर को समझाया, लीकिन मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जब मैं अनाथालय में थी। वह सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी को भी पसंद करता है। ज़ारा जो संकेत दे रही थी वह ये था कि लीकिन भी एक अनाथ था। उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणामों के कारण वह उनकी तरह सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे। जोरावर ने हल्का सा सिर हिलाया और लीकिन की आंखों में देखा। उनकी आंखों में एक मुस्कान और कोमलता थी। उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, नमस्ते लीकिन। मैं ज़ारा का दूसरा भाई जोरावर हूँ। तुम भविष्य में एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, इसलिए तुम्हें एक दूसरे की देखभाल करनी होगी। लीकिन चमकीले और साफ तौर पर हंस पड़े। उन्होंने जोरावर का हाथ हिलाया और साफ तौर पर कहा, चिंता मत करो दूसरे भाई, मैं ज़ारा का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। ज़ारा ने अपना गला साफ किया और उन्हें बाधित किया, चलो बाद में मिलते हैं। अब चलो अपार्टमेंट में जाने के मामले को सुलझाते हैं। जोरावर ने सिर हिलाया और आगे चले। ज़ारा ने खतरनाक ढंग से लीकिन को आंखें सिकुड़ी, मेरे दूसरे भाई के सामने तुम्हें खुद को नियंत्रित करना बेहतर होगा। मुझे डर है कि तुम गड़बड़ी करोगे। ये पहली बार था जब लीकिन ने बहन ज़ारा को इतना डरपोक होते हुए देखा था। उन्होंने समझदार होने का ढोंग किया ताकि ये दिखा सके कि वह समझता है। वह अपनी बहन ज़ारा को अपने भाई के सामने खुद को उजागर नहीं होने देंगे। लीकिन पहले ही अपनी उपस्थिति से काफ़ी संतुष्ट थे। जो पहचान बहन ज़ारा ने उन्हें दी थी वह काफ़ी उपयुक्त थी। ऐसा लगता था जैसे वह बहन ज़ारा के एक अच्छे दोस्त थे और उनके बहुत करीब थे। जब ज़ारा और जोरावर ने सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी में अपना पंजीकरण खत्म कर दिया तो वापस आने पर शाम के 7 हो चुके थे। लिनेन रात के खाने के लिए उनके वापस आने का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने अपनी कीमती बेटी को देखा जो उनके बगल में बैठी थी और पूछा, ज़ारा तुम्हें स्कूल कैसा लगा? क्या तुम्हें ये पसंद आया? ज़ारा ने गर्म सुअर के पसली के सूप का एक घूंट लिया और मुस्कुराई, यह अच्छा है, मुझे ये पसंद है। अपनी बहन के विपरीत बैठे जोरावर ने जोड़ा, सेंट कैपिटल के बारे में सब कुछ अच्छा है, लेकिन सालाना सैन्य प्रशिक्षण बहुत यातना देने वाला है और यह हर गुजरते साल के साथ अधिक से अधिक अतिरंजित हो रहा है। पिछले साल जब तीसरा भाई स्कूल में दाखिल हुआ था तब यह इतना अतिरंजित नहीं था। लिनेन ने जोरावर को देखा और भ्रम में पूछा, क्या हो रहा है? अकादमी का सैन्य प्रशिक्षण समय फिर से बढ़ा दिया गया है। इस बार यह 20 दिन है। जोरावर ने ज़ारा पर नज़र डाली और होंठ घुमाए। फिर उन्होंने जारी रखा, मुझे समझ नहीं आता कि अकादमी के उन बूढ़े लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वे चालबाजी नहीं करेंगे तो सेंट कैपिटल की भर्ती दर को प्रभावित नहीं करेगा। जोरावर को अपनी बहन के सैन्य प्रशिक्षण के बारे में चिंता थी और वह यूनिवर्सिटी के स्कूल नेताओं के बारे में शिकायत करना चाहता था। जब लिनेन और जोरावर मलिक ने यह सुना तो वे हल्की हैरान थीं। लिनेन ने जोरावर पर नज़र डाली, फिर ज़ारा को देखने के लिए मुड़ी और उत्सुकता से पूछा, 20 दिन? हे मेरे गॉड, क्या वे तुम्हें सैनिकों की तरह प्रशिक्षण दे रहे हैं? ज़ारा मुस्कुराई और हल्का सा सिर हिलाया। लिनेन इस बार सही थीं। ज़ारा के बूढ़े आदमी को दिए गए सुझाव में उन्होंने वास्तव में बूढ़े आदमी को स्कूल को राज़ी करने के लिए कहा था कि सभी नए छात्रों को एच-सिटी के उपनगरों में एक सैन्य बेस पर भेज दिया जाए ताकि छात्रों की शारीरिक क्षमता और आत्मा को प्रशिक्षित किया जा सके।
एक सैन्यकृत प्रबंधन प्रणाली और उत्कृष्ट सैन्य प्रशिक्षण लोगों के शरीर और चरित्र को प्रशिक्षित कर सकता था। वास्तव में, बड़ी तस्वीर से यह एक उत्तम चीज थी। ज़ारा को नहीं लगता था कि छात्रों के लिए सैन्य प्रशिक्षण का समय और कठिनाई बढ़ाने के लिए बूढ़े आदमी को आग्रह करने में कुछ गलत था। बेशक, वह फिलहाल अपने परिवार को ये प्रकट नहीं कर सकती थीं। यह अब उनकी पहचान छिपाने का मामला नहीं था। जो अधिक महत्वपूर्ण था वह ज़ारा का लंबे समय से नियोजित बदला था। उनके लिए अपने पिछले जीवन के दुश्मनों के एक समूह को इकट्ठा करना आसान नहीं था, इसलिए बेशक ज़ारा को इस अवसर का अच्छी तरह से उपयोग करना पड़ा। ये देखकर कि उनकी माँ अभी भी चिंतित थी, ज़ारा हंस पड़ी और कहा, चिंता मत करो माँ। क्या तुम मेरी स्किल्स नहीं जानती? ये तो छोड़ो कि यह बस एक पहले वर्ष के छात्र का सैन्य प्रशिक्षण है, भले ही यह वास्तविक हो, मैं नहीं डरती। ये केवल 20 दिन है। जब तुम कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट करोगी और अधिक पाक कला सबक लोगी, तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। लिनन ने अपनी कीमती बेटी को धीरे से घूरा। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और केवल सहमति में सिर हिला सकी। वह अपनी बेटी को स्कूल जाने से नहीं रोक सकती थी, नहीं वह उनकी जगह सैन्य प्रशिक्षण में जा सकती थी। जोरावर मलिक ने देखा कि ज़ारा ने पहले ही अपनी पत्नी को फुसला लिया था और मुस्कुराए। जल्दी करो और खाओ, बात करना बंद करो। लिनन ने अपने पति पर नज़र डाली और आरोप लगाया, तुम केवल खाना जानते हो। तुम्हारी बेटी का स्कूल एक बड़ा मामला है और तुम्हें इसकी परवाह भी नहीं है। जोरावर मलिक, जिन्हें मासूमियत से डांटा गया, चिल्लाए, क्या? मिस्टर जैन, जिन्होंने महसूस किया कि उन्हें बहुत अधिक नहीं कहना चाहिए था, तुरंत अपनी पत्नी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अपनी बेटी की परवाह करता हूँ। जैसे ही वह बोले, उन्होंने लिनन के बगल में बैठी ज़ारा को देखा और अपना गला साफ किया। ज़ारा, खाना खाने के बाद हम स्टडी रूम में एक खेल क्यों नहीं खेलते? मैंने तुम्हारे साथ लंबे समय से शतरंज नहीं खेला है। तुम कोशिश क्यों नहीं करती और देखती कि क्या पिताजी के शतरंज कौशल में सुधार हुआ है? ज़ारा दंग थीं। उन्होंने नहीं समझा कि उनके पिता अचानक उनके साथ शतरंज क्यों खेलना चाहते थे। उन्होंने हल्का सा अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है। चांदनी हल्की ठंडी थी और रात की हवा शांत थी। जैन फैमिली के दूसरी मंजिल पर स्टडी रूम से जोरावर मलिक के विस्मय समय समय पर सुनाई देते थे। जोरावर मलिक ने सोच समझकर अपने सामने गो बोर्ड को देखा। 2 सेकंड बाद उन्होंने तालियां बजाईं जैसे वह अभी एक सपने से जागे हों। मुझे तुम्हारी चाल का दूसरा अर्थ समझ आता है। हे मेरे ईश्वर, ज़ारा, तुम इतनी स्मार्ट कैसे हो? मैं दशकों से अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता। ज़ारा हल्की हंसी और जोरावर मलिक की मदद की, ये बस इतना है कि तुमने प्रयास नहीं किया, पिता। मुझे बताओ, तुम्हें मेरी किस चीज़ में मदद की ज़रूरत है? जोरावर मलिक दंग थे। जिन शब्दों से वह ज़ारा की तारीफ करना चाहते थे, वे उनके गले में फंस गए थे। उन्हें पता था कि वह अपनी कीमती बेटी से और नहीं छिपा सकते, और एक अप्राकृतिक मुस्कान दिखाई दी। जोरावर मलिक ने अपने सामने गो व्यवस्था की ओर इशारा किया और ज़ारा को समझाया, मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण क्लाइंट है जिसे मोहित ने पेश किया। वह हर कंट्री से एक गो फैन है। जैसे ही जोरावर मलिक बोले, उन्होंने अपना हाथ उठाया और शतरंज बोर्ड के बगल में एक कप पानी लिया। एक घूंट लेने के बाद उन्होंने जारी रखा, मेरा क्लाइंट आर कंट्री में एक महान महिला गो खिलाड़ी की तलाश कर रहा है ताकि वह उनके उत्पादों के लिए प्रवक्ता बन सके। उन्होंने कई विज्ञापन कंपनियों से संपर्क किया है लेकिन एक उपयुक्त नहीं ढूंढा है। बेशक, उनके साथ हमारा सहयोग उन्हें एक प्रवक्ता ढूंढने में मदद करना नहीं है। यह उनके प्रति हमारी ईमानदारी व्यक्त करने का बस एक तरीका है। अगर हम उनकी इस ज़रूरी समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं, तो बाकी सब हल हो जाएगा। वे भी भुगतान करते हैं और तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं देखता हूं कि तुम गो में बहुत अच्छी हो और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती हो। तो अगर तुम्हें रुचि है, तो क्या तुम इस छोटी सी चीज़ में मेरी मदद कर सकती हो? जैसे ही जोरावर मलिक बोले, उन्होंने उम्मीद से ज़ारा को देखा। आज कंपनी में दूसरे पक्ष का अनुरोध सुनने के बाद जोरावर मलिक को लगभग सहज रूप से घर पर ज़ारा की याद आई। क्या ये बस प्रवाह के साथ जाना नहीं था? वैसे भी, ज़ारा मनोरंजन उद्योग में अपना करियर विकसित करना चाहती लगती थीं। यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। जोरावर मलिक के शब्द सुनने के बाद ज़ारा को समझ आया कि क्या हो रहा था। उन्होंने धीरे से अपना मुंह खोला और पूछा, तो पिताजी, तुम कह रहे हो कि तुम चाहते हो कि मैं जाऊं? जब जोरावर मलिक ने यह सुना तो उन्हें लगा कि ज़ारा ने उन्हें गलत समझ लिया है। उन्होंने जल्दी से समझाया, बेशक, ये तभी है जब तुम्हें ये पसंद हो और तुम इसे करने को तैयार हो। ज़ारा ने अपने पिता को देखा, जो बहुत सावधान थे, और धीरे से सिर हिलाया। वह मुस्कुराई और कहा, ज़रूर, यह मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही सैन्य प्रशिक्षण के लिए जा रही हूँ। क्या समय का टकराव होगा? ये देखकर कि ज़ारा सहमत थी, जोरावर मलिक मुस्कुराए और कहा, जब तक तुम सहमत हो, समय प्रभावित नहीं होगा। मैं उनसे समन्वय करूंगा।
जैसे ही वह बोले, उन्होंने ज़ारा के लिए एक गिलास पानी डाला। अपने दिल में समस्या को हल करने के बाद उन्हें राहत मिली लगती थी और उन्होंने ज़ारा के साथ बातचीत शुरू कर दी। जोरावर मलिक के स्टडी रूम से बाहर चलकर जाते हुए ज़ारा ने अपने फ़ोन पर नज़र डाली, जो कई बार बज चुका था। मोहित उन्हें कॉल कर रहा था। ज़ारा के पैर स्पष्ट रूप से तेज हो गए। जब वह वापस अपने कमरे में गईं, मोहित ने उन्हें फिर से कॉल किया। नमस्ते, ज़ारा ने इसे लिया और धीरे से कहा। मोहित की धीमी और कोमल आवाज़ फ़ोन से आई, मैंने सोचा कि तुम इस समय आराम कर सकती हो। क्या तुम अभी भी व्यस्त हो? ज़ारा कंप्यूटर के सामने वापस बैठी और जवाब दिया, नहीं, क्या मामला है? मोहित भी ज़ारा के स्वभाव को समझते थे, इसलिए उन्होंने अपने इरादे को बताने में संकोच नहीं किया। मैंने सुना है कि सेना ने यूनिवर्सिटी में सैन्य प्रशिक्षण संभाल लिया है। इस सारी गंभीरता के पीछे का अर्थ क्या है? ज़ारा का दिल एक धड़कन चूक गया। मोहित की तेज इंद्रियां अकारण नहीं थीं। वह हर चीज़ पर विचार कर सकते थे जिसके बारे में दूसरे नहीं सोच सकते थे। मोहित, जो फ़ोन के दूसरे किनारे पर सांस लेने को ध्यान से सुन रहे थे, ने ज़ारा की चुप्पी नोटिस की। उन्होंने हल्का सा आह भरी और समझाया, मेरा कोई अन्य इरादा नहीं है। मैं बस तुम्हारे बारे में थोड़ा चिंतित हूँ। ज़्यादा मत सोचो। ये सुनकर ज़ारा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन मोहित को इसे देखने का मौका नहीं मिला। तुमने सिर्फ इसके लिए कॉल किया। चिंता मत करो, ये तुम्हारे पैर के इलाज के लिए मेरी प्रगति को प्रभावित नहीं करेगा। मैं तुम्हें मिलने आने के लिए समय ढूंढूंगी, या तुम उपनगरों में सैन्य बेस पर मुझे ढूंढने आ सकते हो। ज़ारा का मूल इरादा सैन्य प्रशिक्षण के दौरान मोहित के पैर का इलाज करने की समस्या को हल करना था। हालांकि उनके शब्द थोड़े अस्पष्ट थे, और जब वे मोहित के कानों में पड़े तो वे नर्म और शरारती बन गए। अपने सामने की लड़की के शब्दों में छिपे अर्थ को महसूस न होने देने का फ़ायदा उठाते हुए मोहित मुस्कुराए और जवाब दिया, ठीक है, मैं तब तुम्हें ढूंढने आऊँगा। ज़ारा ने सिर हिलाया और धीरे से जवाब दिया, हाँ। अगले दिन सुबह सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी के गेट पर कई सैन्य बसें पहुंचीं। वे रहस्यमय हरे छलावरण से ढके थे और एक सुंदर दृश्य बना रहे थे। जुमा ने शुरुआत में सोचा था कि वह आज जल्दी पहुंचेंगी और स्कूल शिक्षक से एक छुट्टी के लिए पूछेंगी। कल वह और ईशा ज़ारा से इतने गुस्सा थीं कि वे स्कूल से बाहर चली गईं। तभी उन्हें याद आया कि उन्होंने अपना उत्कृष्ट काम नहीं किया था। ये सब ज़ारा की गलती थी कि वह हमेशा उनकी योजनाओं को बर्बाद कर देती थीं। वह निश्चित रूप से इस छोटी बिच को एक सबक सिखाएंगी। हालांकि तीव्र और निर्णायक सैन्य प्रशिक्षण प्रशिक्षकों ने इन नए छात्रों को देरी करने की अनुमति कैसे दी? वे नए छात्रों के शिक्षकों के बगल में खड़े थे और शिक्षकों को अपने टीम वर्क में सहयोग करने का निर्देश दे रहे थे। वह आ रहा है। परफॉर्मिंग आर्ट्स मेजर की कक्षा 2 के छात्रों, जल्दी से यहाँ इकट्ठे हों। संगीत विभाग, इस तरफ। स्थिर खड़े रहो, तुम लोग जो पहले आए हो। क्या वित्त विभाग से सभी यहाँ आ गए हैं? जल्दी करो और अपना पक्ष लो। देरी मत करो। जुमा और ईशा, जो अभी अभी सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंची थीं, सामने के दृश्य से तुरंत चौंक गईं। व्याख्यान भवन का प्रवेश द्वार लोगों से भरा हुआ था। शिक्षक, प्रशिक्षक और अनिच्छुक छात्र भी थे। उन्होंने देखा कि प्रशिक्षक नए छात्रों को लाइन में खड़े होने के लिए मजबूर कर रहे थे। भले ही सभी के चेहरे असंतुष्टि से भरे थे, भयंकर प्रशिक्षकों के सामने ये कुछ नहीं था। एक पल के लिए जुमा और ईशा को एक बुरा एहसास हुआ। उन्होंने एक दूसरे को देखा और इस जगह से जल्दी से गुजरना चाहा, लेकिन उनके शिक्षक की आंखों ने उन्हें पकड़ लिया। जुमा, जल्दी करो और एक पक्ष चुनो, हमारी कक्षा में केवल तुम ही हो। जुमा की फॉर्म टीचर एक कठोर और उचित महिला शिक्षक थीं। उन्हें नफरत थी जब छात्र देर से आते थे। ये देखकर कि जुमा अभी भी देरी कर रही थी, उन्होंने चिल्लाया, जल्दी करो और इधर आओ। कक्षा 1 पहले ही 10 मिनट पहले इकट्ठी हो चुकी है। क्या तुम पूरी कक्षा का समय खुद खींचना चाहती हो? जुमा असहाय ढंग से धीरे धीरे चलकर आईं। वह शिक्षक के करीब झुकीं और कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्हें बाधित किया गया। मैं जानती हूं कि तुम क्या सोच रही हो। क्या तुमने कल मुझसे इसका उल्लेख नहीं किया? और तुम यहाँ तक कि तुम्हारे लिए भीख मांगने के लिए शिक्षक बाईफैन के पास भी गईं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह असंभव है। सैन्य प्रशिक्षण इस बार सामान्य लोगों से अलग है। प्रिंसिपल ने कहा है कि किसी भी नए छात्र को छुट्टी लेने की अनुमति नहीं है। सोचना भी मत, जल्दी करो और टीम में वापस जाओ। लेकिन कृपया, मेरी स्थिति अलग है। मैं गंभीर रूप से बीमार हूँ और मुझे अभी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे अधिक आराम करने की ज़रूरत है और मैं ज़ोरदार व्यायाम नहीं कर सकती। मैं डरी हुई हूँ। हालांकि जुमा अपना वाक्य पूरा कर पाती, उन्हें इंतज़ार कर रहे अन्य छात्रों ने बाधित किया। क्या तुम बीमार हो? मैं अभी भी बीमार हूँ। तुम्हें पता है कि मुझे दिल की बीमारी है। यहाँ तक कि शिक्षक भी मुझे छुट्टी नहीं देंगे, तो तुम कौन हो? जल्दी करो और इधर आओ। तुम्हें लगता है कि तुम विशेष हो, तुम सभी का समय बर्बाद कर रही हो। ये सही है। क्या उसने सोचा कि उसे विशेष अधिकार मिल सकते हैं?
राजधानी में किस परिवार के पास पैसा और शक्ति नहीं है? जुमा ने उदास अभिव्यक्ति के साथ छात्रों को देखा, फिर शिक्षक की ओर मुड़ी और अनिच्छा से कहा, तो स्कूल छात्रों के रूप में हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने वाला है। क्या तुम्हारे लिए ऐसी शक्ति के साथ शासन करना उचित है? मैं सहमत नहीं हूँ। तुम किस बात से सहमत नहीं हो? एक धीमी और शानदार पुरुष आवाज अचानक जुमा के पीछे से आए। जुमा मुनि और पुरुष की मजबूत और ईमानदार आभा से दंग थीं। उन्होंने उसे कहते हुए सुना, आजकल के बच्चे हमेशा अपने माता पिता और शिक्षकों के पीछे छिपकर अपने जीवन का आनंद लेते हैं। ये बस एक साधारण 20 दिवसीय सैन्य प्रशिक्षण है। तुम सभी इतने नाजुक और कमज़ोर हो। क्या तुम्हें हर दिन तुम्हारी माँ को खिलाने की ज़रूरत है? लेई चेंग ने जुमा को ठंडे तरीके से देखा, फिर मैदान पर शोरगुल वाली छात्र टीम को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कड़ाई से कहा, चुपचाप। ये बस ट्रेनिंग से पहले एक सभा है और तुमने पूरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया है। क्या तुम जाने से पहले अंधेरा होने तक इंतजार करोगे? हमारे ब्यूरो प्रमुख और तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल सहमत हो गए हैं। इस सैन्य प्रशिक्षण मिशन के लिए अगर कोई छात्र नहीं जाना चाहता या परीक्षा पास नहीं करता तो वे जा सकते हैं। हमारी सेना किसी भी डरपोक का स्वागत नहीं करती। मैंने तुम्हें पहले ही पर्याप्त समय दिया है। अगर तुम इसे संभाल कर नहीं रखते तो मैं केवल तुम्हें अलविदा कह सकता हूँ। जैसे ही वह बोला, उसने दृश्य के चारों ओर देखा और ठंडे तरीके से कहा, जिनके पास अभी भी आपत्तियां हैं वे आगे बढ़ सकते हैं। बाकी छात्रों के साथ बस में चढ़ो और हम चले जाएंगे। शांत लेकिन धीरे धीरे चल रहे नए छात्रों के इस समूह को देखते हुए लेई चेंग ने अपने दिल में ठंडे तरीके से सनस की और सोचा, उन कुछ बच्चों को दबाना कितना मुश्किल हो सकता है जिनमें अभी भी उनकी माँ के दूध की गंध है। ये नोटिस करते हुए कि उनके पीछे की लड़की ने कोई हरकत नहीं की, लेई चेंग की आंखों में तिरस्कार और ठंडक का एक निशान चमका। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें इस बहुत असंतुष्ट लड़की को विशेष देखभाल देनी होगी। ये कैसा है? क्या तुम अभी स्कूल छोड़ना चाहती हो या बाकी का पालन करोगी? जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने ठंडे तरीके से सनस की। जुमा छात्रों की गुजरती हुई आंखों में उपहास और असंतुष्टि महसूस कर सकती थीं। हालांकि गुस्सा थी, उन्होंने जबरदस्ती अपने दिल में उदासी को दबाया। वह जानती थी कि सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी के लोग हमेशा अपनी बातों पर अटल रहते थे। उन्होंने कल्पना करने की कोशिश की कि अगर जुमा को पता चला कि उन्हें सैन्य प्रशिक्षण में नहीं जाने के कारण स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था तो उनका दिल सुन्न हो जाएगा। जुमा उन्हें ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं देंगी। उनके परिवार ने सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी में पढ़ने में सक्षम होने के लिए बहुत प्रयास किया था। कई छात्र इस जगह को पाने का सपना देखते थे। उत्कृष्ट पोशाक में लड़की ने गुस्से में अपने पैर पटके और उदास चेहरे के साथ अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स कक्षा 2 टीम के पीछे चली गई। लेई चेंग ने जुमा पर नजर डाली, उनके ठंडे चेहरे पर तिरस्कार का एक निशान दिखाई दिया। उन्हें जुमा जैसा एक लाडला अमीर दूसरी पीढ़ी सबसे अधिक नापसंद था। वह न केवल अज्ञानी और अक्षम थी, बल्कि वह पूरे दिन बहुत गर्वित भी थी, ये सोचते हुए कि पूरी दुनिया उनके चारों ओर घूमती है। ईशा, जो समूह के पीछे थी, ने देखा कि जुमा आखिरकार समूह के साथ चली गई थी और गुप्त रूप से राहत की एक सांस ली। उन्होंने शुरुआत में सोचा था कि अगर जुमा सैन्य प्रशिक्षण से छुट्टी ले सकती थी तो वह भी गौरव में नहा सकती थी। आखिरकार, अगर स्कूल का प्रभारी व्यक्ति जुमा के लिए एक छुट्टी पर्ची पर हस्ताक्षर करता तो वह उनके लिए भी एक पर हस्ताक्षर करेगा। वे एक को दूसरे पर इतना स्पष्ट रूप से पसंद नहीं कर सकते थे। हालांकि जो कुछ हुआ था उसने उन्हें अप्रत्याशित ढंग से पकड़ लिया था। उनकी योजनाएं कभी भी स्थिति में बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकीं। वे दोनों ही केवल खाली चेहरे वाले नहीं थे। ईशा, जो देर से पहुंची थी, का भी वही भाव था। उनके शिक्षक ने उन्हें देर से आने के लिए भी फटकार लगाई थी। पूरी कक्षा की नज़रों के तहत उन्होंने भ्रम और संदेह के साथ टीम का पालन किया। ईशा जुमा से कहीं अधिक चतुर थीं। उन्होंने शिक्षकों और छात्रों की असंतुष्ट नज़रों के तहत चुप रहना जारी रखा। जब वे नियमों को नहीं समझते, बुद्धिमान लोग हमेशा नियमों को समझने और फिर उनका उपयोग करने की कोशिश करते हैं। सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी का वित्त विभाग एक शीर्ष स्तरीय एस नहीं था। अन्य कोर्सों की तुलना में सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा कोर्स उनका परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्स था। सेंट कैपिटल में अधिकांश छात्र जो सबसे अधिक गर्वित थे वे परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्स से थे। इसलिए वित्त छात्रों की छोटी संख्या को एक सैन्य बस में सौंपा नहीं जा सका। ज़ारा और उनके सहपाठी, जो पहले ही उनके चारों ओर इकट्ठे हो चुके थे, बस पर आराम से बैठे थे। एक नज़र में उन्होंने बस की खिड़की से ईशा को गुजरते हुए देखा। यह उनकी योजना नहीं थी। ज़ारा कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह ऐसी एक कम संभावना और यादृच्छिक चीज़ की गणना नहीं कर सकती थी। वह मुस्कुराई और ठंडे तरीके से सोचा, दुश्मन एक संकीर्ण सड़क पर मिलते हैं। बेशक, लीकिन ने भी ईशा को परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्स की कक्षा 1 की बस में चढ़ते हुए देखा। उन्होंने अपनी भौहें उठाईं और धीरे से पूछते हुए ज़ारा को देखने के लिए मुड़े, क्या तुमने यह व्यवस्थित किया, बहन ज़ारा? ईशा हमारे जितने फैकल्टी में नहीं है।
हम इस तरह एक ही कार में कैसे बैठ सकते हैं? ज़ारा ने अपनी नज़र वापस ली और अपनी आंखों में ठंडक छिपा ली। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है? यह मुझे उसे ढूंढने के लिए पहल करने की परेशानी बचाएगा। एच सिटी में ब्लू ईगल सैन्य बेस 10 साल पहले एक शक्तिशाली और रहस्यमय सैन्य बेस था। हालांकि भारत की आर्थिक ताकत के लगातार उदय के साथ एच सिटी का विकास भी तेज और जोरदार था। एक और अधिक शक्तिशाली बेस ने धीरे धीरे इस बेस को बदल दिया। हालांकि इसे छोड़ा नहीं गया था। इसके बजाय ये जनता के जीवन के करीब एक अधिक पारदर्शी सैन्य बेस बन गया। सरल शब्दों में बोले तो यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसने बाहरी लोगों को अंदर आने और दौरा करने की अनुमति दी। इसलिए सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी और सेना के बातचीत के बाद उन्होंने सुना, सहमत हुए और पहली बार इस पूरे फील्ड सैन्य प्रशिक्षण का चुनाव किया। ब्लू ईगल बेस विशाल था और इसमें शामिल प्रशिक्षण मैदान लोगों की कल्पना से परे थे। 1 दर्जन से अधिक सैन्य बसें सफाई से खड़ी थीं और धीरे धीरे बेस में चली गईं, जो कई छात्रों को दुर्स्वप्न देंगी। सबसे पहली चीज़ जिसने उनका स्वागत किया वह उनके सामने विशाल और असीम प्रशिक्षण रेत मैदान था।